जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है और प्रीवियस एग्जाम पेपर पर आधारित सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 32वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 31 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। आपको एग्जाम के अंदर इस क्लास से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से बिल्कुल शानदार सॉल्यूशन हम लोग इन सभी क्वेश्चन का करने वाले हैं। और उसके बाद यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जहां जाकर आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है। चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपए में 7 सही 1/2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम था। इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आप क्या करो, जो प्रतिशत मान आपको दिया है, जैसे क्वेश्चन में बोला है 25% की यदि कमी कर दी जाए तो प्यारे साथियों इसका फ्रैक्शन बना लो। 25% का मतलब ये होता है 25 गुणा परसेंट का मतलब गुणा में 1/100। इसे कट करोगे 25 से कम 25, 25 चुक 100। तो याद रखना ये मूल्य में कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या करो, आप मूल्य का अनुपात बना लो। और मूल्य का अनुपात किस प्रकार बनाओगे, जो नीचे वाला मान होगा, नीचे वाला मान मतलब इस फ्रैक्शन का जो 4 यूनिट है, ये प्रारंभ में 4 यूनिट मूल्य था चीनी का। और नया मान निकालने के लिए क्या करोगे, अगर कमी हुई है तो 4 में से ऊपर वाला मान घटा दो, और अगर वृद्धि हुई है तो 4 में 1 यूनिट जोड़ दो। यहाँ पर क्वेश्चन में कमी हुई है तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 यूनिट नया मान हो जाएगा मूल्य का। अब मैं आपको बता दूं, ये मूल्य का अनुपात बन गया। अब यहां से आप क्या करो, क्वांटिटी का रेशो बना लो। क्वांटिटी का रेशो बनाने के लिए जो मूल्य का रेशो होता है उसका उल्टा अनुपात क्वांटिटी का रेशो होता है। जैसे कि 4:3 या मूल्य का अनुपात है तो 3:4 यहाँ पर क्वांटिटी का रेशो बनेगा। इसका मतलब यह हुआ, प्रारंभ में व्यक्ति 3 यूनिट चीनी खरीद रहा था और अब भाव में कमी होने के बाद वो 4 यूनिट खरीदने लगा। मतलब कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, उसका जो खरीदने का क्वांटिटी था उसमें 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। और इस 1 यूनिट का मान अपने को दिया है 7 से 1/2 किलोग्राम। तो यहाँ इसका भी आप बटे बना लो, यानी 2 साथी 14 और 1 15। तो आप क्या करो, 15/2 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 1 यूनिट का मान है ये 15/2 किलोग्राम के बराबर है। अब क्या करना होगा आपको, यहाँ क्वेश्चन ने पूछा कि आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम बताओ। तो यहाँ पर क्या करो कि आरंभ में वो व्यक्ति टोटल कितना किलोग्राम खरीदता था ये निकाल लो। तो प्रारंभ में वो 3 यूनिट खरीदता था, तो जो 1 यूनिट का मान आया हमारे पास 15/2, इसका मल्टीप्लाई आप 3 यूनिट से करोगे तो 15 3 होता है 45, यानी 45/2 किलोग्राम प्रारंभ में टोटल वो चीनी खरीदता था। और क्वेश्चन में हमें रुपए बताए 360 रुपए में, 360 रुपए में वो टोटल 45/2 किलोग्राम चीनी खरीदता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि प्रति किलोग्राम मूल्य बताओ चीनी का। तो प्रति किलोग्राम लाने के लिए क्या करो, 1 किलो का पैसा लाना है तो 360 यानी रुपए में आप क्या करो, जितना क्वांटिटी वो खरीद रहा है उसका भाग लगा दो, यानी कि 360 में हम 45/2 का भाग लगाएंगे। अब क्या होगा, ये 2 उलटकर 360 के गुणा में चला जाएगा, तो 360 गुणा 2 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 45। 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45 और 9 चौको 36 और 0 5 से कट करेंगे 40 को तो 8 बार में, और 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16। तो इसका मतलब ये हुआ 16 रुपए प्रति किलोग्राम व्यक्ति प्रारंभ में खरीदता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिया गया, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु है, तो आप सभी जानते होंगे कि यदि हमें यहाँ पर डेटा दिया हो कि टोटल इतने डेटा हैं और उनका यदि एवरेज दिया है तो आप क्या करो, योग निकाल लो। और योग का फॉर्मूला जो होता है
औसत का गुणा यदि आप संख्या से करते हो, औसत का गुणा यदि आप संख्या से करते हो यानी जितने डेटा है उनसे, तो आपके पास योग निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर 11 डेटा थे टोटल, जिनका एवरेज कितना था 20 ईयर था। तो आप क्या करो 11 गुणा 20 करोगे तो आपके पास योग निकल जाएगा, मतलब उनका सम हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी 220 वर्ष। अब क्वेश्चन ने ये बोला यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, जब 11 लोग थे और एक शिक्षक आ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ डेटा 12 हो जाएंगे और नया एवरेज क्वेश्चन में बताया है, नया एवरेज बताया नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि जो पहले औसत था 10% की इसमें वृद्धि हो जाती है, तो नया औसत लाने के लिए 20 औसत था, प्रारंभ में औसत 20 था और 10% की वृद्धि हो गई तो 20 अपने आप में 100% था और 10% वृद्धि होने के बाद डायरेक्ट आप क्या करो इसका 110% निकालो, तो नया औसत आ जाएगा आपके पास 11 का गुणा आप 2 से करोगे 22, यानी कि नया औसत जो आ जाएगा इन 12 लोगों का 22 वर्ष हो जाएगा। तो अब आप क्या करो औसत का गुणा वापस संख्या से करेंगे तो नया योग हो जाएंगे, यानी पुराने 11 डेटा और नया एक टीचर, तो आप इनका गुणा करोगे 22 दूनी 44, कैरी 4 हो जाएगा और 22 से कम 22 और 22 में अपन 4 जोड़ेंगे अपने पास तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 4 26 हो जाएगा। तो नया जो योग आएगा हमारे पास 264 वर्ष आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया शिक्षक की एज बताओ, तो आप क्या करो जो 264 हमें दिया है इसमें से माइनस कर लो जो 11 डेटा था उनका योग, यानी 220 को माइनस कर लो तो शिक्षक की एज बच जाएगी, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ पर 6 में से 2 गया 4 बचा और यहाँ 0, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो नया शिक्षक आया उसकी एज कितनी है 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास दिया है ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करे तो ए की वार्षिक आय क्या होगी। तो आप सभी को एक बात यहाँ पर समझ लेना है कि जो आय होती है ये बराबर होती है खर्च प्लस बचत के। अब यहाँ पर अपने को क्या दिया, यहाँ पर खर्च का रेशियो दिया, तो अपन एक काम करो यहाँ पर क्या करें, अगर हम लोग आई में से यदि उसकी बचत को घटा ले, अगर आई में से उसकी बचत को घटा ले तो हमारे पास क्या बच जाएगा, खर्च बच जाएगा। बस आप लोगों के इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आप समझो। यहाँ 2 लोग आपको दिया है, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। एक की वार्षिक आय बताया है 4 और दूसरे की बताया 3, तो माना कि ए की जो वार्षिक आय थी 4x थी और बी की वार्षिक आय 3x थी। अब आपको क्या करना होगा कि ये आई है, इस आई में से अगर उनकी बचत को घटा ले, यानी कि 4x में से भी हम क्या करेंगे 60,000 को माइनस करेंगे और इसी प्रकार 3x में से भी हमें 60,000 को माइनस करना है, तो बराबर में बच जाएगा। आई में से अगर बचत घटा रहे हो तो बराबर में खर्च का रेशियो लिख सकते हो, यानी 3/2 बराबर में खर्च का रेशियो बचेगा। आप क्या करो अब इसके आगे आप लोगों को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, 2 का गुणा ऊपर पूरे में हो जाएगा तो 2 चुकू हो जाएगा 8x, माइनस से माइनस लगाओ, 2 छंग हो जाएगा 12 और 12 में कितनी जीरो लग जाएगी तो वापस से 4 जीरो और बराबर यहाँ 3 का गुणा इधर नीचे करेंगे 3×3 9x बनेगा और माइनस से माइनस लगाओ, 3 छंग होता है 18 और फिर से 18 के बाद में 4 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, x को x साइड कर लेना है, मतलब 9x की साइड हम लोग 8x को लाएंगे और यहाँ पर जो लिखा है 1,80,000 आप इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 18 के बाद में 4 जीरो और माइनस कर लो कितना 12 के बाद में 4 जीरो को, तो यहाँ पर आपके पास कितना बच जाएगा 60,000 बच जाएगा। 1,80,000 में से 1,20,000 जाएगा तो 60,000 बचेगा और 60,000 9x में से 8x जाएगा तो 1x का मान 60,000 आया। अब यहाँ पर x का मान हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन में कहा गया ए की वार्षिक आय बताओ, तो ए की यदि आपको आय निकालना है वार्षिक तो हमने माना था कि 4x है, जिसमें हमारे पास 4 गुणा x का मान आ चुका है 60,000, तो यहाँ पर 6 गुणा 4 करोगे 24 और 24 के बाद वापस कितना 4 जीरो लग जाएगा, मतलब 2,40,000 रुपया ए की वार्षिक आय हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिया है
यदि ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए रेशो सी का अनुपात क्या होगा। तो ध्यानपूर्वक इसको समझना है। क्वेश्चन में जो दिया है बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि ए बराबर बी का 4/5, इसका मतलब बी गुणा 4/5 का के की इन सबका मतलब गुणा होता है, इसलिए बी का हम 4/5 ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ से क्या करो, ये गुणा का बी इधर लाओगे तो भाग में आ जाएगा, मतलब ए बटे बी बनेगा और इधर क्या रह जाएगा 4/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान तो हमारे पास 4 निकला और बी का मान 5 निकला। ए रेशो बी का मान अपन बना लो डायरेक्ट, तो यहाँ पर बनेगा 4/5। अब पुनः क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, तथा b बराबर है सी का 5/2। तो यहाँ पर क्या लिखो, b बराबर है और सी का कितना है ये 5/2, तो यहाँ पर 5/2। इस प्रकार वापस जैसे पहले हमने ए रेशो बी निकाला था वैसे बी रेशो सी भी निकालेंगे। तो गुणा का सी इधर आएगा तो बी के भाग में चला जाएगा और बराबर में क्या रह जाएगा 5/2 रह जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, बी का मान कितना है 5 है और सी का मान 2 है, मतलब बी रेशो सी बना लेंगे। बी रेशो सी कितना हो जाएगा, तो बी का मान 5 आया और यहाँ पर सी का वैल्यू कितना आया 2। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ए रेशो सी का मान बताओ। अब यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि ए रेशो बी हमें मिल चुका है और बी रेशो सी मिल चुका है, मतलब यहाँ बी कॉमन है और यदि यहाँ पर बी कॉमन है तो बी का मान दोनों जगह सेम है, मतलब बराबर है, इसलिए यहाँ मान बराबर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए रेशो सी बताओ, तो अब डायरेक्ट ए का मान उठा लो, कितना है 4 और रेशो लगाओ। सी का मान अपने को मिल चुका है कितना 2, तो 4/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4/2 अगर ऑप्शन में ना मिले तो इसे काट लो, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम 2, मतलब 2/1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को मिल जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4,800 रुपए है। दुकानदार 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई भी बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन में हमें दिया है अंकित मूल्य 4800 रुपया। अब क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि 10% का एक बट्टा देता है, तो आप समझ सकते हैं 10% का एक बट्टा देता है तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और 10% बट्टा देने के बाद आदमी बेचता है, मतलब डायरेक्ट यहां से आप विक्रय मूल्य बना लो। 4800 100% था, इस पर 10% बट्टा हो जाएगा तो 90% यदि आप 4800 का निकालोगे तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये गुणा करो। तो यहाँ पर 0 9 8 72 के 2 कैरी आएगा 7 9 चुके 36 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास 43 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी 10% डिस्काउंट देकर वस्तु को 4,320 रुपए में बेचता है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो उसके बाद भी 8% का लाभ प्राप्त करता है। अब आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य वस्तु का पहले लाना पड़ेगा, तब तो हम लाभ हानि का पता लगा पाएंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया जाए 100 रुपया था, बट यह क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य पर वो 8% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य 100% था, 8% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य का 108% निकालेंगे तो बराबर में विक्रय मूल्य आएगा और विक्रय मूल्य का मान अपन बना चुके हैं 4,320, बराबर में रखो। यहां से आप x का यदि मान लेके आ जाओगे तो आपके पास इस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 4,320, भाग का 100 इधर गुणे में जाएगा और गुणे का 108 आएगा बटे में। अब इसे हम काट लेंगे 9 से, 9 एकम 9, 1 बचा 9 दूनी 18, फिर 9 का भाग लगाएंगे, 9 चुको 36 और 9 आठी 72 और यहाँ हो जाएगा 0। 12 से हम लोग 480 को काटेंगे, 12 चुको 48 और 0। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के बाद कितनी 0 लग जाएगी 3। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया हमारे पास 4,000 आया। अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, हमें ये करना है, क्वेश्चन में ये कहा गया यदि वो कोई भी बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो आपको पता चल चुका है कि क्रय मूल्य वस्तु का निकल कर आ गया 4,000 और अगर वो बट्टा नहीं देगा, बिना बट्टे के अगर वस्तु को बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या रहेगा, तो आपको समझ में आ रहा है, फिर विक्रय मूल्य 4800 ही रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि बट्टा उसने दिया है 4800 पर, बट्टा ना देगा तो बेचेगा 4800 में। तो आपको समझ आ चुका है कि पूरा अब इसका प्रॉफिट हो जाएगा। 4,000 का सामान अगर वो डायरेक्ट 4800 में सेल करेगा तो 800 रुपए का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा।
क्वेश्चन में कहा गया कि लाभ का प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करो। लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, 4000 पर उसे लाभ होगा और गुणा 100 करो, तो लाभ प्रतिशत बनेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा 20% का वो लाभ प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट और आईएमपी और अति महत्वपूर्ण है। दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि किसी दिन कुल किराया 1100 रुपये प्राप्त हुआ हो तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों की से प्राप्त किराया होगा। मतलब क्वेश्चन में खाली अपने को एक तो ये दिया कि किराया का अनुपात बताया प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का, तो प्रथम श्रेणी अनुपात द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात बताया और ये बताया हमें 4:1। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि यात्रियों की संख्या का अनुपात, तो यात्री जो थे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में और सेकंड श्रेणी के डिब्बे में वो यात्री थे 1:40 के अनुपात में। तो अब आप लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन में, कुल किराया, तो आपको क्या करना है, अगर कुल किराया का रेशो लाना है, माफ करना यहाँ पर हमारे पास 1:40 बनेगा, यहाँ पर ये छूट गया था, तो कुल किराए का रेशो अगर बनाना है तो आप इनका गुणा करो। इसलिए करते हैं गुणा, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रथम श्रेणी में यात्रा करने पर 1 यूनिट किराया देंगे आप, और एक यात्री अगर उसमें जाएगा तो 4 गुणा 1 कितना किराया बनेगा, 4 किराया बनेगा। और इसी प्रकार 40 का गुणा 1 से करोगे तो यहाँ भी कितना जाएगा 40, तो कुल किराए का अनुपात कितना आया 4:40 आ जाएगा। आप चाहो तो इसे काट लो, 4 एकम 4 और 4 दाम 40, तो कुल किराए का रेशो 1:10 बनेगा। अब क्वेश्चन में टोटल किराया हमें बताया कि दोनों श्रेणियों से 1100 रुपए टोटल प्राप्त हुए, तो यहाँ दोनों श्रेणियों से रेशो में कुल कितना प्राप्त हुआ, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 रेशो, और एक रेशो का मान लाने के लिए 11 का भाग 1100 में लगाओगे तो 100 बनेगा। एक रेशो का मान कितना आएगा 100। अब क्वेश्चन में यह कहा गया कि प्रथम श्रेणी जो है उससे कुल कितना किराया प्राप्त हुआ, तो आप समझ सकते हैं प्रथम श्रेणी से 1 यूनिट टोटल किराया प्राप्त हुआ है, और एक रेशो का जो भी मान आया उसका गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो 100 रुपए का किराया टोटल प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे सोल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो अंकित मूल्य है वस्तु का वो उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, तो आप पहले क्या करो, वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया जाए कि 100 रुपया था। फिर यहाँ बोला जा रहा कि जो अंकित मूल्य रहेगा वस्तु का वो 20% ज्यादा रहेगा। 100 अपने आप में 100% के बराबर था, 20% ज्यादा रहेगा, मतलब 100 का 20% 20 होता है, तो अंकित मूल्य कितना है वस्तु का 120। फिर कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है, तो याद रखिएगा 20% का यदि बट्टा दिया जाएगा तो सीधा व्यक्ति बेचेगा बट्टा देने के बाद, तो यहाँ से वस्तु का विक्रय मूल्य बना लो। अब बट्टा अंकित मूल्य पर देगा मतलब 120 पर, और याद रखिएगा ये 120 100% बराबर था, 20% का डिस्काउंट दे देगा तो 80% में बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 12 8 होता है 96, मतलब यहाँ पर बोला गया कि वस्तु को वो 96 रुपए में बेच रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 रुपए तो वस्तु का क्रय मूल्य था, और उसके बाद में लास्ट में विक्रय मूल्य कितना बन रहा है उसका 96 बन रहा है, तो डेफिनेटली उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। और हानि कितने यूनिट की हो रही है, 4 यूनिट की। क्वेश्चन में कहा गया हानि प्रतिशत बताओ, तो हम जानते हैं कि हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य होता है, तो हानि 4 है, बटे में क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 100, और गुणा में 100 करेंगे तो हानि का परसेंट आ जाएगा 4%। अब 4% हानि, 4% की हानि ऑप्शन नंबर बी में भी दिया गया और सी में भी दिया गया। इस प्रकार दोनों ही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन में एक गलत हो गया है, तो बाकी आपका आंसर 4% हानि इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दिया गया है कि 20%, 25%, 10% के 3 क्रमिक
बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। तो जब कभी 2 बट्टे दिए जाए, 3 बट्टे दिए जाए और उनके समतुल्य एकमात्र बट्टा यदि पूछता है क्वेश्चन, तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले वस्तु का अंकित मूल्य आपको मान लेना है कि 100 रुपया था। अब पहला डिस्काउंट 100 रुपए पर कितना दिया जा रहा है, 20%, तो डायरेक्ट इसका 100 का 80% निकालो। फिर इस पर 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डायरेक्ट क्या करो आप 75% निकालेंगे। और फिर तीसरा डिस्काउंट 10% दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90% निकालेंगे। इस प्रकार हमारे पास इस वस्तु का डायरेक्ट विक्रय मूल्य बन जाएगा 2, 3 जितने भी बट्टे देते हैं उनके बाद का विक्रय मूल्य। काट लेंगे इसको हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा और ये वाले 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएगा। 25 या 75 होता है और 25 चूक क्या हो जाएगा 100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 नमे की कितना 54। इसका मतलब वो व्यक्ति उस वस्तु को 54 यूनिट में बेचता है। तो यहाँ एकमात्र बट्टा लाने के लिए अगर हम 100 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु को डायरेक्ट यदि 54 में बेचेंगे तो एकमात्र डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, तो 100 में से 54 घटा लो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 46 यूनिट का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। और एकमात्र डिस्काउंट लाने के लिए किस पर देना पड़ेगा, ये 46% 100 रुपए पर, एमआरपी पर देंगे हम लोग और गुणा में 100 करेंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार 100 से 100 पुनः कटकर 46% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया। क्वेश्चन में दिया कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। आगे बोला गया बी के बारे में कि बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। आपको मैं बता दूं, जब आपको दिनों की संख्या पता हो तो आप डायरेक्ट इनका एलसीएम लो। तो ये एलसीएम जो होगा टोटल वर्क होगा, हमारे पास कुल काम होगा। तो 12 और 15 का जो एलसीएम होता है 60 होता है, टोटल वर्क 60 है। अब यदि अपने पास टोटल वर्क आ चुका है तो आप एक एक दिन का काम निकालो या कहे तो कार्य क्षमता निकालो। इसके लिए क्या होता है, 12 का भाग 60 में देंगे, 12 दिन में 60 काम किया तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 का भाग देने पर 12 पंच 60 होता है और 15 का भाग 60 में देंगे तो 15 चुक 60 होता है। अब क्वेश्चन ने ये बोला उन्होंने मिलकर कार्य किया, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया। अच्छा, 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो ए और बी ने दोनों ने शुरुआत की थी साथ में और इन्होंने काम किया है 4 दिन तक, तो इनका 4 दिनों का काम निकाल लो। तो ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है और इनमें अगर 4 का गुणा करेंगे तो 4 दिन का काम आ जाएगा। 5 में 4 जोड़ा तो 9 आया, 9 गुणा 4 करेंगे मतलब 36 काम इन्होंने 4 दिन में कर दिया। अब क्या करो, जो शेष काम बचा, शेष काम कितना बचा, 60 माइनस करो 36, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 24 काम और शेष बचा। तो क्वेश्चन में ये कहा कि ए ने तो काम छोड़ दिया, अब जो शेष काम बचेगा ये कौन करेगा। जब ए चला गया 2 लोगों में तो एक बी बच गया, तो यहाँ पर ये 24 काम अकेला बी करेगा और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो 24 काम करवाने के लिए 4 का भाग लगाओ, 4 छंग होता है 24, यानी 6 दिन में याद रखिएगा बी पूरा ये काम कर लेगा, बचा हुआ काम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा 2 नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटे तथा 15 घंटे में पूरा भर सकते हैं, वे मिलकर हौज को कितने समय में पूरा भरेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जिस प्रकार काम दिया था वैसे अब नल की बात की जा रही है। ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी वाला नल यहाँ बोल रहा है कि 15 घंटे में पूरा भर सकते, दोनों भरने वाले नल हैं। तो इसी प्रकार आपको टोटल वर्क लाना हो या टोटल काम लाना हो या टोटल टंकी की कैपेसिटी लाना हो, तो आप इन दोनों का एलसीएम लोगे। तो एलसीएम यहाँ आएगा 30। फिर से वो एक एक दिन का काम निकालने के लिए 10 का भाग अपन 30 में देंगे तो 10 या 30 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा कि अगर वो मिलकर काम करे ए और बी दोनों, तो पूरा काम कितने समय में हो जाएगा, मतलब इस पूरे हौज को कितने समय में भरेंगे। तो टोटल 30 यूनिट काम इन दोनों को करना है मिलकर, और 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 3 में 2 को जोड़ दो,
3 दूनी होता है 5 घंटे, मतलब 5 यूनिट काम 1 घंटे में करते हैं। तो दोनों मिलकर 30 यूनिट काम कितने घंटे में करेंगे? 5 छके 30, यानी 6 घंटे में पूरा होज भर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। आपकी एग्जाम के अंदर इस प्रकार के 25 क्वेश्चन आएंगे। यकीन मानिएगा, प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें। आपकी एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। धीरे धीरे करके बाकी बचे हुए सभी पैटर्न आपको आपकी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है वो क्लियर करवा दिए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। टेलीग्राम के बारे में एक बार वो बता देता हूँ। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।